यहाँ पे देखिए डिविजनल चार्ट है। अब डिविजनल चार्ट में मैंने क्यों आया, क्योंकि डिविजनल चार्ट से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से एक ओवरव्यू मिलता है कि कौन सा स्टोन हमें धारण करना होता है। अब और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में कुछ इशू है, उसे रिजॉल्व करवाना चाहते हो, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर और आपका जो सवाल है वो लिख कर भेज सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप लिख के भेजोगे और मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। वीडियो एनालिसिस चार्ट, मतलब आपके चार्ट को एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा। अगर आपको यूट्यूब में नहीं डलवाना है, पर्सनली आपको चाहिए तो पर्सनली भी मिल जाएगा। इसके लिए मेरा जो फीस चार्ज करता हूँ वो है 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे यूपीआई नंबर है मेरा। इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको 6 से 7 दिन के अंदर एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो डाउट है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, इसका मतलब फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, तो फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करने के लिए जो मेरा जो फीस है वो है 550 रुपीज़। आप मेरे इस रुपये नंबर पर भेजोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और आपको मैं एक टाइम एंड डेट दे दूंगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो शादी करना है, आपके पास दोनों लड़का लड़की का कुंडली आपके पास है, कुंडली मैच करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। कुंडली मैच करवाने के लिए मैरिज मेकिंग चार्ट के लिए जो मेरा फीस है वो है 1000 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और लड़का एंड लड़की दोनों का ही आप बर्थ चार्ट सेंड करोगे। उसके बाद आपको उसका जो एनालिसिस है, जो मैच मेकिंग है, वो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप अगर आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना है, मतलब आपके पास डेट एंड टाइम है लेकिन जो टाइम है वो श्योर नहीं है कौन से टाइम में आपका जन्म हुआ है, टाइम श्योरिटी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो आप अपने पास जो जितना भी बर्थ डिटेल्स है वो आप मुझे सेंड करोगे और उसके बाद मेरा जो फीस है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए वो है 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको जो भी ज़रूरी सवाल है वो मैं आपसे फ़ोन कॉल में पूछूंगा और उसके हिसाब से आपका जो चार्ट है वो ठीक करके दूंगा। आपके बर्थ चार्ट जो है, आपका बर्थ टाइम जो है वो रेक्टिफाई करके दूंगा। इसका फीस है 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे। और अगर आपको वास्तु कंसल्टेंट चाहिए, आपको घर का वास्तु ठीक करवाना है और वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से आपको ये कंसल्टेंसी दिया जाएगा, उसके लिए जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी फीस है दैट इज़ 12,000 रुपीज़। और अगर मुझे अगर साइट विजिट करना है तो उसका फीस वेरी करेगा टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो जो मेरे ऑलरेडी 2 बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके 1 साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे 1 साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है,
ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो, तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, ये अपने कुंडली भेजा है एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो आपका जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा अलर्ट मोड में रहते हो आप, मतलब इन द सेंस रेडी टू फाइट। मंगल सेनापति है, लगन में बैठा है, रेडी टू फाइट। गुस्सा बहुत रहता है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्द दिखाते भी नहीं हो। कोई चीज़ अगर गलत हो जाए तो वहाँ पे आप छोड़ते भी नहीं हो। ठीक है, और सॉरी, और गलत ना आप देखते हो, गलत ना आप सहते हो, और गलत ना आप करते हो। मतलब कहीं अगर गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे चुप भी नहीं रहते हो। मंगल है, गुस्सा है, सेनापति है, ऑलवेज रेडी टू फाइट, तो वहाँ पे आप छोड़ते भी नहीं हो। और लोग आपको सोचते तो है कि हाँ ये बहुत गुस्से वाला है, लेकिन ये भी सच है कि आपका जो क्वालिटी है बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी है। लोगों को हमेशा मदद करने के लिए आप रेडी रहते हो, आप बहुत काइंड स्वभाव के हो। ठीक है, और अगर आप किसी को इतना काइंड हो, मान लीजिए आप किसी को भूखा देख रहे हो या किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है, और आप अगर भूखा हो और आपके पास 2 रोटी है, आप वो 2 रोटी भी दान कर दोगे, और आप चाहे पूरे दिन के लिए भूखा रह जाओगे। आपके अंदर इतना अच्छा ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी है। मतलब दान पुण्य अच्छे से करते हो, और ऐसा दान पुण्य करते हो कि एक हाथ को भी, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता कि एक हाथ से दान हो गया। मतलब अपने घर के किसी को भी आप नहीं बताते हो, इतना गुप्त दान करते हो आप। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो अगर अपने दुश्मन को भी आप मदद कर देते हो। और आपको खाने में मीठा बहुत पसंद है और खट्टा बहुत पसंद है, ये 2 चीज़ आपको बहुत फेवरेट है, मीठा और खट्टा। बिना मीठा के आपके चलता नहीं है। और आपको हमेशा एक बात आपके जुबान में रहता है कि खाना चाहे थोड़ा दो लेकिन अच्छा दो। और ऐसे भी आप बहुत खाना नहीं खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो सारे दिन, लेकिन आपका जो फेवरेट है वो खट्टा एंड आपका मीठा, ये 2 चीज़ आपका बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे देख सकते हो आपका जो 4th हाउस का मालिक
यहाँ पे सॉरी सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में आके बैठा है। देखिए ये लगन चार्ट है, ठीक है, वैदिक से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। केपी में जाऊँगा इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। तो सेकंड हाउस क्या है? पैसा। पैसे के घर पे कौन बैठा है? केतु और जुपिटर बैठा हुआ है। पैसा सेव करने में आपको तकलीफें बहुत होता है। उफ, मतलब पैसा हाथ में आया नहीं कि कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होगा और चला जाएगा, पैसा टिकता नहीं है। तो अगर आपको पैसा सेव करना है, देखिए जब भी किसी के कुंडली सेकंड हाउस में केतु बैठे या सेकंड हाउस का रिलेशन 12th हाउस में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति का पैसा कभी नहीं सेव होता। और आपको सेव करने के बारे में सोचना भी नहीं है। जिस दिन आप सेविंग के बारे में सोचोगे ना, आप दिमाग में भी वो बात ले आते हो, तो वो पैसा आना बंद ही हो जाता, आना ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब आप क्या करो, पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने का मतलब खर्चे का खर्चा भी हो गया और पैसा आपका इन्वेस्ट भी हो गया। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी, लैंड एंड प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दो। देखोगे एक टाइम के बाद आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। और थर्ड हाउस का मालिक देखो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर सेकंड हाउस 10th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो सेकंड हाउस में बैठा है। ये बहुत अच्छा है। ये एक साइन क्या दिखाता है? आप कुछ भी कर्म करो, पैसा तो ज़रूर आएगा। लेकिन आएगा, अगर पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा मोह हो गया, पॉजिटिव हो गया आप, तो पैसा आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है। अपने घर वालों से भी बनता नहीं, फैमिली से भी बनता नहीं, उनसे भी थोड़ा अलग अलग रहते हो आप उन लोगों के लिए करते बहुत हो, लेकिन सेटिस्फाई कभी नहीं होता आपकी फैमिली आपसे। इसलिए कभी कभार आपको लगता है कि फैमिली को छोड़ के बाहर चला जाऊं, अपने में ही रहूं। अच्छा है, इतना करने के बाद भी मुझे नहीं मिलता है। आपको ये इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनसे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। जिस घर में केतु बैठेगा उस घर से अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको हमेशा निराशा ही मिलेगा। तो फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, छोड़ दो। हम मेरा वो कर्म था, करना है, मैंने किया, खत्म, अब तुम लोग समझो, ठीक है। और 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठना है, ये बहुत अच्छी साइन है। पैसा आएगा जो भी काम करोगे, लेकिन केतु होने के कारण वो पैसा चला भी जाता है आने से पहले ही। तो आपको मैं एक अच्छा रेमेडी भी दूंगा। और यहाँ पे और एक चीज़ है, 10th हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज फूड। सेकंड हाउस इज फूड। सेकंड हाउस इज ज्वेलरी, जेमस्टोन, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, फाइनेंस। तो आप इन सेक्टर में भी काम कर सकते हो, इन सेक्टर से भी आपके पास पैसा आ सकता है। इन डेप्थ जाएंगे, केपी को भी देखेंगे, ठीक है, नो डाउट। और आपकी कुंडली में क्या है कि चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस का मालिक है, पैसे का मालिक है। केतु बैठा हुआ है जो प्रॉब्लम कर रहा है, और यहाँ पे मून फोर्थ हाउस में है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। इस जगह पे मैं आपको बहुत अच्छा एक रेमेडी देने वाला हूँ, ठीक है। रेमेडी देने से पहले देखिए, मैंने तो कहा कि 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में है, तो आप उस काम को कर सकते हो, उससे पैसा आएगा। थर्ड हाउस का मालिक भी आपके 10th हाउस में आके बैठा। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट इंटरनेट रिलेटेड वर्क। अब शनि राहु देखिए आपके कुंडली में युति बना के रखा है। शनि क्या है? कर्म कारक। राहु क्या है? डिजिटल एक्सपांशन, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट। तो अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा बाहर जाओ या इंटरनेट रिलेटेड कोई काम करो, आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड हाउस क्या है? इंटरनेट रिलेटेड वर्क। राहु क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट, एआई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रिकल आइटम, केमिकल आइटम, ड्रग, मेडिसिन, ये सारी चीज़, ठीक है, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ को दिखाता है। अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हो गया आपका इंटरनेट रिलेटेड वर्क, कमीशन बिजनेस, फ्रेंचाइजी रिलेटेड बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल। तो ये सारी चीज़ को कर सकते हो आप, लेकिन आपका बिजनेस है या जॉब है वो देखेंगे। और यहाँ पे अभी हम जो मैं रेमेडी देने वाला हूँ, वो रेमेडी क्या है? आपको क्या है, आपको इस कैश फ्लो को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखने के लिए, देखिए कैश फ्लो आपके कुंडली में बनता भी नहीं, क्योंकि देखिए वीनस देखिए कहाँ बैठा है। वीनस बैठा है अपने फ्रेंड के साथ, नो डाउट फ्रेंड के साथ बैठा है, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको पता है वीनस मर्क्यूरी के राशि में जाके नीच होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम भी है, ठीक है। वीनस मर्क्यूरी के राशि में जाके नीच होता है, तो हमें इस तरह से भी प्लेनेट को देखना होता है। जब प्लेनेट कॉम्बिनेशन बन में आता है
अगर वो प्लेनेट से कहीं से भी कुछ इफेक्ट हो रहा है तो उसको भी देखना होता है। तो यहाँ पे वीनस जो इफेक्ट हो रहा है थोड़ा, मर्क्यूरी के कारण भी इफेक्ट हो रहा है, अपने दोस्त के राशि में बैठने के बाद भी, दोस्त के साथ भी बैठने के बाद भी, और बैठा है मेष राशि में जो फायरी एलिमेंट है, और वीनस जो वाटर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट में आने के कारण क्या हुआ, वीनस का जो तत्व है, एनर्जी है, पैसा, लग्जरी, वो जल गया है। और नवम चार्ट में आप देखिए वीनस यहाँ पे नीच होके बैठे हैं, नीच होके बैठे हैं वीनस यहाँ पे गुरु के साथ है। गुरु प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि वो भी मर्क्यूरी के राशि में बैठा है, जो मर्क्यूरी जुपिटर का दुश्मन है। तो यहाँ पे क्या है, आप मेहनत बहुत करते हो, हार्ड वर्क बहुत करते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो लग्जरी, जो फेम, जो आपके पास पैसा, कैश, लिक्विडिटी रहना चाहिए वो रहता नहीं है। आप मेहनत ही करे जा रहे हो लाइफ टाइम, मिलता कुछ नहीं है। वो सुख सुविधा अभी अभी तक आपको बस नहीं आया। तो आपको मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको सिल्वर का कामधेनु गाय, जो सिल्वर, प्योर सिल्वर का बना हो, साइज डजंट मैटर, उसको लाइए सोमवार के दिन, ठीक है। इमिटेशन नहीं चलेगा, सिल्वर का होना चाहिए, और वहाँ पे कोई दूसरे कलर का डेकोरेशन भी नहीं होना चाहिए, गोल्ड चढ़ा हुआ, रेड कलर हो, ऐसा कुछ नहीं, प्योर सिल्वर। कामधेनु गाय जहाँ पे एक बच्चा उस माँ का दूध पी रहा हो, ऐसे कामधेनु गाय का सिल्वर स्टेचू लाइए, उसको सोमवार के दिन लाइए, पूजा कीजिए, गंगा जल से धोइए, फूल धूप अगरबत्ती दिखाइए, पूजा कीजिए, और बैठकर माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसका जाप कीजिए, ठीक है। बीज मंत्र महालक्ष्मी का क्या है, श्रीम, ठीक है। इसका जाप कीजिए, जाप करने के बाद उसको मतलब उस कामधेनु का जो स्टेचू है वो लेकर अपने लॉकर पे रखिए अपने घर के, ठीक है। देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, आप देखो सूर्य आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में बैठा सूर्य क्या होता है, दे आर द बॉर्न किंग। बट ये सूर्य ऐसा सूर्य है जो लोगों को देने में आया है। आप देने में रहो, जो भी आए, हाँ ठीक है मैं तुम्हें मदद करने के लिए बैठा हूँ। देखना एक टाइम में आपको वो नेम फेम या उस लेवल में बिठा के रख देगा जिसको पाने के लिए आप कभी सपने में भी ना सोचा होगा, ठीक है। 10th हाउस में सूर्य अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। क्यों, देखिए हम जब कुंडली में प्लेनेट को देखते हैं वो हम किसी ना किसी एक कैरेक्टर से हम लोग उसको मतलब ज्वाइन करते हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो भगवान राम को देखते हैं हम लोग, चंद्रमा जो है वो भगवान कृष्ण को देखते हैं हम लोग। 10th हाउस क्या है, कर्म है। अब यहाँ पे कर्म स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य कौन है, राम भगवान है, राम जी है। आप देखो राम जी का जो कर्म श्रेणी था पूरा पूरा अपने जीवन में कर्म, वो कैसा था, बहुत ही संघर्ष था। मतलब वो जो भी काम कर रहे थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, उन्होंने जो युद्ध किया है, ये फेस किया, आखिर में जाके उसको एक अच्छे ओहदे में बिठा के रखा है। तो इन द सेम वे जिसका भी 10th हाउस में सूर्य होता है, कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि कोई आपको मदद करेगा, नो। 10th हाउस में बैठा सूर्य को जीरो से हीरो बनता है ऐसे व्यक्ति, लेकिन वो अपने खुद के बल पे बनता है, अपने खुद के मेहनत से बनता है। आप कभी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको किसी से मदद मिलेगा, हाँ कोई ना कोई मदद करेगा, लेकिन इट इज लाइक कि युद्ध तो अर्जुन को ही करना था, रास्ता तो सिर्फ कृष्ण जी ने दिखाया। तो ऐसे लोग आएंगे, कुछ ना कुछ मदद करेंगे, रास्ता दिखा देंगे, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कुछ आपके साथ चमत्कार होगा। मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत रहेगा लाइफ में, और बहुत स्ट्रगल अपने फेस भी किया है, आगे भी थोड़ा बहुत रहेंगे। लेकिन 10th हाउस में सूर्य का एक ही अच्छा क्या है, इसको एक ओहदे में लेके बैठा देता है। और ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम का भूखा रहता है। ऐसा व्यक्ति, पैसा से ज़्यादा उनको नेम एंड फेम चाहिए, मिलेगा। आपको बस अपने स्किल के ऊपर काम करना है। आपको देखना है आपके आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल है जिस पे मैं मेहनत करूं तो मुझे बहुत आगे लेके जाएगा, उस पर काम कीजिए। दूसरा यहाँ पे वीनस मर्क्यूरी है, तो वीनस मर्क्यूरी जो भी कुंडली में आता है तो ऐसा बिजनेस भी दिखाता है, अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग। लेकिन क्या है, बिजनेस है नहीं है, वो अच्छी तरह से केपी चार्ट में देखते हैं। अब देखिए केपी चार्ट में क्या है, 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, बिजनेसमैन। तो आपके लिए यहाँ पे तो दिखा रहा है बिजनेस कर सकते हो,
और मर्क्यूरी जो बैठा वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो किस तरह का काम करोगे आप, केतु रिलेटेड करो। और केतु कहाँ है, सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस क्या है, ज्वेलरी, जेमस्टोन जुपिटर के साथ है, एजुकेशन सेक्टर, हीलिंग प्रोफेशन, ऑकल्ट, ठीक है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। और केतु जो है आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, केतु दे रहा है 2, 7, 8, 11, सेवेंथ हाउस दे रहा है। बिजनेस इज ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर यू। अब यहाँ पे सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मून। बिजनेस के रास्ते में कौन आ गया, मून आ गया। सेवेंथ हाउस इज इंडिपेंडेंट बिजनेस। मून किसके नक्षत्र में है, सन के नक्षत्र में है। अब सन कौन से हाउस को दे रहा है, देखो 4, 8, 9, 10। 4 क्या है, लैंड एंड प्रॉपर्टी, मैंने बोला प्रॉपर्टी का काम करो। लेकिन यहाँ पे देखो एथ हाउस आपके सेवेंथ हाउस भी एथ हाउस दे रहा है, और आपके 10th हाउस भी एथ हाउस दे रहा है। मतलब एथ हाउस क्या है, प्रॉब्लमेटिक, अचानक लाइफ में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाना, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। और आपके कुंडली के हिसाब से आपके पितृदोष भी लगा हुआ है। आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, उसे तुरंत हटाइए, नहीं तो घर के जितने भी मेल मेंबर है उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बना रहेगा, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एथ हाउस का भी एट्रीब्यूट को अपनाना पड़ेगा। अभी राहु है तो एथ हाउस क्या है, ऑकल्ट है। अगर आप चाहते हो तो ऑकल्ट में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी सीखो। और देखिए नाइन्थ हाउस का मालिक, सॉरी एथ हाउस का मालिक जो है वो है जुपिटर। वो जाके कहाँ बैठा है, वो बैठा है आपके सेकंड हाउस में, जेमस्टोन। तो ये सेकंड हाउस का जेमस्टोन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो जेमिनोलॉजी, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखिए। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन कैसे सिलेक्शन करना होता है, कैसे लोगों को जेमस्टोन सिलेक्ट करना होता है, इसमें आप बहुत अच्छा करोगे। और केतु के साथ बैठा है तो आपके अंदर ऊपर से एक शफा है। अब जिसको जो स्टोन रिकमेंड करोगे आपको वो स्टोन फलित हो जाएगा। तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना चाहिए वो है जेमिनोलॉजी, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी से कहते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीख लीजिए, उसके बाद आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए, क्योंकि जिनके एथ हाउस का मालिक जिस हाउस से कनेक्ट होता है उस हाउस रिलेटेड अगर काम करे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मेरा एथ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब मैं प्रैक्टिकल, ये चीज़ ऐसा करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है। मैं कोई उतना रेमेडी, उतना पूजा पाठ ये सब नहीं देता हूँ, वो मुझसे बनता भी नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है। और वो चीज़ अच्छे से करेगा तो वो गाइड जो करेगा वो गाइडेंस लोगों को लगेगा भी। तो मैं क्या दिखाता हूँ आप देखो मेरा एनालाइज करने का टेक्निक क्या है। ये प्लेनेट ऐसे बैठा है, आपके लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, आप इस चीज़ को पकड़ लो तो आपका ऐसा होगा। आपको ऐसा ऐसा कर्म करना है, क्योंकि 10th हाउस इज कर्म, और मेरे 8th हाउस का सब लॉर्ड का 10th हाउस के साथ कनेक्ट बन रहा है। तो आप ऐसे ऐसे कर्म करो तो आपको ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तो इस तरह आप अगर जेमिनोलॉजी करोगे, देखिए जेमिनोलॉजी करने से पहले तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो सीखना ही पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक या तो केपी, ठीक है। उसके बाद जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक भी आप सीखिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। या तो आप एथ हाउस क्या है, एथ हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग, एथ हाउस इज टेक्निकल। एथ हाउस क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑकल्ट, ठीक है। एथ हाउस इज टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सारा काम भी है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑल ओवर चीज़ों को मिलाकर बोला, तो आप उसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे कि केपी के हिसाब से देखिए, 7th हाउस का भी मालिक आपका 7th हाउस एंड 8th हाउस का मालिक दोनों ही जुपिटर बन रहा है, वो 2nd हाउस में है। तो ये बिजनेस से भी पैसा दिखा रहा है, ऑकल्ट फील्ड, इंडस्ट्री, मैकेनिकल, टेक्निकल फील्ड से भी पैसा दिखा रहा है, लेकिन मेहनत खुद से करना पड़ेगा। लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए डिविजनल चार्ट है। अब डिविजनल चार्ट में मैंने क्यों आया, क्योंकि डिविजनल चार्ट से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से एक ओवरव्यू मिलता है कि कौन सा स्टोन हमें धारण करना होता है। अब वीनस आप देखिए आपके यहाँ पे भी 11th हाउस में है, उसके बाद नवमशा चार्ट में भी 11th हाउस में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने जो कहा नीच का प्लेनेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जब आप ओवरऑल देखोगे कि लाभ फायदा कौन दिखा रहा है आपके कुंडली में, तो नवमशा चार्ट में देखिए और आपके लगन चार्ट में देखिए वीनस दोनों ही 11th हाउस में बैठा है, इच्छा पूर्ति के हाउस में बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पे आएंगे हम दशमशा चार्ट,
जिसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ प्रोफेशन। अब हाउस ऑफ प्रोफेशन में देखिए वीनस आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है और मून जो है वो आपके कौन सा हाउस में बैठा है, मून बैठा है आपकी कुंडली के 11th हाउस में। तो मून क्या है, मूवमेंट, ट्रेवल, ये सारी चीज। और 4th हाउस क्या है, आपका कंफर्ट जोन, जिसके लिए आपको कंफर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मैंने कहा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लगन चार्ट में मून जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको वीनस का स्टोन एंड मून का स्टोन आपको मैं रिकमेंड करूंगा। मून स्टोन एंड वीनस स्टोन। वीनस का जो स्टोन है वो लगभग आप 6 से 7 कैरेट पहनिए। मून स्टोन लगभग 8 से 10 कैरेट पहनिए, ठीक है। शुक्रवार को पहनना है वीनस और मून का पहनना है मंडे को। वीनस का स्टोन कौन सा आता है, डायमंड या तो ओपल, या तो डायमंड ओपल, या तो आप वाइट जर्गन, ठीक है, या तो वाइट टॉपास। इनमें से कोई आप पहन सकते हो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। और मून का जो स्टोन है वो है मोती, पर्ल, कोई भी क्वालिटी आप पहन सकते हो, साउथ सी क्वालिटी का भी पहन सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और एक चीज़, ये आपका दशमशा चार्ट है। दशमशा चार्ट क्या है, वो आपके कुंडली के प्रोफेशन को दिखाता है, और प्रोफेशन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए 3rd हाउस का मालिक 10th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस का कर्म दिखा रहा है। 2nd हाउस कौन बन रहा है, सूर्य। सूर्य कहाँ आके बैठा है, सूर्य आके बैठा है 9th हाउस में, किसके साथ, केतु के साथ। देखिए फिर भी यहाँ पे केतु के साथ है, तो पैसा सेव करके फ़ायदा नहीं है, उसको इन्वेस्ट कर दो। और केतु के साथ बैठा हुआ है सूर्य, कहाँ बैठा है, 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है, टीचिंग प्रोफेशन। आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर लेते हो, गाइडेंस करना, एडवाइस देना, ये बहुत अच्छा आप कर लेते हो। तो इसलिए आपके लिए तो मैं बहुत अच्छा चीज़ जो देख रहा हूँ ना, वो है एस्ट्रोलॉजी करना, ऑकल्ट फील्ड में आना, और उसमें जेमनोलॉजी, जेमस्टोन रिकमेंडेशन टेक्निक, वो सीखना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कीजिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जो मैंने आपको बोला वो चीज़ आपको फ़ायदे देंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।